नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन संकट के बीच कूटनीति के केंद्र में आया भारत और आज से एक साथ दिल्ली दौरे पर ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्री। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी ही सेना से गुमराह किए जाने पर गुस्से में व्लादिमीर पुतिन, दिया बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर रूसी हमले को अगर रोका नहीं गया तो दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे, जर्मन अधिकारी का बयान। और इसी के साथ जिक्र होगा कोरोना का। WHO की रिपोर्ट में अच्छी और बुरी खबर दोनों, दुनिया भर में घट रहे हैं कोरोना के मामले, 40% बढ़ी है मौतें। और इसी के साथ जिक्र होगा कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन संकट के बीच कूटनीति के केंद्र में भारत, एक साथ दिल्ली दौरे पर ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच एक महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सर्गेई लावरोव अफगानिस्तान पर बीजिंग में हुए बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने चीन के दौरे पर थे और वहीं से भारत आ रहे हैं। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा होने की उम्मीद है। रूस के केंद्रीय बैंक के अधिकारी इस सिलसिले में पहले से ही भारत की यात्रा पर हैं, चूंकि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस लिहाज से भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिके रहने वाली हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपनी ही सेना की ओर से गुमराह किए जाने पर गुस्से में व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में बुधवार को फिर से लड़ाई छिड़ गई है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी ही सेना द्वारा गुमराह किए जाने के बाद गुस्से में हैं। रूस के संकेत के बावजूद कि यूक्रेन में तनाव कम करने की योजना है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित शरणार्थियों की संख्या 4 मिलियन से ऊपर होने के बावजूद रूस का युद्ध को लेकर अभी भी सख्त रुख नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार पत्रकारों ने इरपेन शहर की दिशा में कीव के उत्तर पश्चिम में लगातार विस्फोट की आवाज सुनी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर रूसी हमले को अगर ना रोका गया तो दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। जहां दोस्तों, जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ चल रहे रूस के हमले को अगर नहीं रोका गया तो दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ ये भी कहा कि जर्मनी नई दिल्ली की बाधाओं और चुनौतियों को समझता है। उन्होंने कहा कि यूरोप को यूक्रेन संकट पर अपने रुख को लेकर देश को प्रवचन देने या सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा कि विश्व को रूस के यूक्रेन पर हमले के भू राजनीतिक नतीजों को समझना चाहिए और अगर इसे नहीं रोका गया तो इसका दुनिया के लिए बड़े परिणाम होंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से कोरोना वायरस से जुड़ी आ रही है। WHO की रिपोर्ट में अच्छी और बुरी खबर दोनों। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर पिछले सप्ताह कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में गिरावट देखी गई है, जबकि संक्रमण से मौत में लगभग 40% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बुधवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। महामारी को लेकर अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र, जहां दिसंबर अंत के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी, समेत हर जगह पर संक्रमण के नए मामले में कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह दुनिया भर में कोविड-19 के करीब 1 करोड़ नए मामले सामने आए और 45,000 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इससे पिछले सप्ताह मौत के मामले में 23% की कमी दर्ज की गई थी। WHO के मुताबिक पिछले सप्ताह कोविड-19 मरीजों की मौतों के मामले में वृद्धि का कारण चिली और अमेरिका में इस तरह के मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव होना था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया जम्मू कश्मीर में कब होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से संसद में बड़ा बयान दिया है। दरअसल विपक्षी सांसदों की ओर से एक विषय पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया। इसी सवाल के जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आई है। मैं फिर कहता हूं कि पंचायत चुनाव हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने की कगार पर है। डिलिमिटेशन के बाद
बाद सभी दलों से चर्चा करके हम तुरंत चुनाव करवाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले भी कई बार इस सदन में जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बात कही है, जिसे फिर से पढ़ा या सुना जा सकता है। दरअसल लोकसभा दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है और इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सवाल पूछा। दानिश अली ने कहा कि जब दिल्ली नगर निगम को तीनों हिस्सों में बांट दिया गया था तो इस बाबत विधेयक दिल्ली विधानसभा में पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि लेकिन अब ये विधेयक संसद में लाया गया है, जिससे साफ होता है कि ये सरकार राज्यों के अधिकारों पर हमला करती रहती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगे पेट्रोल डीजल से मिल सकती है राहत। रूस ने भारत को $35 के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, रूस से भारत जल्द सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने वाला है। रूस ने भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है और रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुकाबले $35 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है। रूस के इस ऑफर पर मोदी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और रूस ने भारत को कच्चे तेल बेचने के दौरान शिपिंग और बीमा खर्च की भी जिम्मेदारी खुद लेने का ऑफर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रेट के मुकाबले रूस भारत को सस्ते दाम के साथ $35 प्रति बैरल डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने को तैयार है। जाहिर है कि इसका बड़ा फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा जो हर रोज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी से परेशान। आगे क्या रहने वाला है हाल आपको बताएंगे दोस्तों। दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाके भीषण गर्मी से परेशान हैं। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास छू रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगे भी कुछ दिनों में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। गर्मी ज्यादा पड़ने के पीछे बारिश का ना होना वजह बताई जा रही है। गर्मी से सबसे बुरा हाल राजस्थान का है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे भी राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य और पश्चिम भारत में अभी अगले 4-5 दिनों में यही स्थिति रहने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक लंबे समय तक शुष्क मौसम के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी बढ़ गई है और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत में लू चलने का अनुमान है। IMD के मुताबिक मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर गर्म हवाओं को लू घोषित किया जाता है। सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक तापमान होने पर भीषण लू की घोषणा की जाती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में टॉप पर PM मोदी, मुख्यमंत्री योगी की पोजीशन भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर वो बने हुए हैं। इस लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस की ओर से जारी 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर बने हुए हैं। कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट और उसके लिए लगने वाली वैक्सीन का प्रबंध, विधानसभा चुनावों में भाजपा की मजबूत होती स्थिति से PM मोदी की छवि में निखार आया है। इसके अलावा हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22,000 से ज्यादा युवा भारतीयों को एयरलिफ्ट करने स्वदेश लाने में PM मोदी सबसे वास्तविक नेता के रूप में खड़े हुए हैं। शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में PM मोदी के बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर RSS प्रमुख मोहन भागवत और चौथे नंबर पर BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद हैं और $96 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं। हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत करने वाले योगी आदित्यनाथ 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में पहुंच चुके हैं और 6ठे स्थान पर मौजूद है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 में मोदी के रथ का कौन होगा सारथी। यूपी BJP चीफ के लिए मंथन फाइनल दौर में। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोबारा बहुमत पाकर सत्ता में वापसी करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने नए सेनापति की खोज शुरू कर दी है। पार्टी का नेतृत्व कर जीत की गाथा लिखने वाले स्वतंत्र देव सिंह के योगी सरकार में मंत्री बन जाने से यह पद खाली होने वाला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि पार्टी के लिए अब ये तय करना जरूरी है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश में वो चेहरा किसका होगा जो सभी तरह के संतुलन साध कर और जमीनी स्तर से शीर्ष स्तर
स्तर तक की रणनीति को कुशलता से आगे रखकर पार्टी की नैया को 2024 की चुनाव चुनौती के पार उतार सके। बताया जा रहा है कि मंथन फाइनल दौर में है और कई नाम सामने आए हैं और अब शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।